आज हम एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की हिस्ट्री की पुस्तक का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मैं विक्रम सिंह चारण, वर्तमान हिस्ट्री लेक्चरर एमए नेट हिस्ट्री से। तो देखते हैं पहले लेसन में क्या है। ईंट, मनके और अस्थियाँ। देखो, ईंट, मनके और अस्थियाँ, ये पाठ का जो शीर्षक रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि ये चीज़ें जो हड़प्पा की खुदाई है उनमें महत्व रखती हैं, सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। इनके आधार पर इनका जो इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले जो अध्याय में दिया गया है वो है हड़प्पाई मोहर के बारे में। देखो भाई, पहला टॉपिक हड़प्पाई मोहर होना ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर तो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, उनकी खोजों से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन यहीं से क्यों किया गया है? यहीं से इसलिए किया गया है कि हड़प्पाई मोहर वो मतलब पुरातात्विक अवशेष है। हड़प्पाई मोहर वो पुरातात्विक अवशेष है जिनके द्वारा हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। सर्वाधिक लेख इन्हीं पर है। जो लेख युक्त सामग्रियाँ मिली है उनमें हड़प्पाई मोहर का महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा लिपि के बारे में भी हड़प्पाई मोहरों से जान सकते हैं। इनके व्यापार का मुख्य के जो प्रतीक था या शहरों का, नगरों का, वो भी हड़प्पाई मोहर है। और नगरीय सभ्यता होने का भी प्रतीक है एक अपने आप में कि बड़े व्यापारिक केंद्रों पर बाहर की जो मोहरें हैं वो भी मिली है, जैसे लोथल में फारस की मोहरें मिली है। तो मोहरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो, मोहरों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशिष्ट पुरातत्व है मोहरें। ये सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सेल खड़ी पत्थर। ये अपने को याद रखना है कि ये इसका निर्माण किससे होता है? सेल खड़ी से होता है। इसके ऊपर जानवरों के चित्र और लिपि उत्कीर्ण है। देखते हैं, देखो ये एक श्रृंग वाला जो जानवर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका मोहनजोदड़ो का प्रतीक माना जाता है इसको। और इसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए हैं ये उस समय की लिपि है जिसको हम पढ़ नहीं पाए। और ये व्यापारिक मोहरें होती थी। प्रत्येक जो शहर होता था उसके लिए अलग प्रतीक होता था। ये जानवर का चित्र अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। तो ये उससे पता चलता है कि ये जो मोहर है वो कहाँ की है। इसके अलावा ये हड़प्पाई मोहरें हैं, उनके ऊपर जो लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है उनको पढ़ा नहीं गया, फिर भी हम इस क्षेत्र में बसे हुए लोगों के बारे में, इसके बारे में जान सकते हैं। उनके आवासों, मर्दभांड, आभूषण, औजारों तथा मोहरों। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो इसके अलावा जो मोहर है, आभूषण है, इनसे भी जानकारी हमें उनकी मिलती है। देखो, हड़प्पाई मोहरों की एक विशेषता है कि इनमें सर्वाधिक जो आकृति मिली है, बेलनाकार भी मोहरें मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से बेलनाकार मिली है, लेकिन सर्वाधिक जो थी वो वर्गाकार थी। जो ये प्रतिरूप दिया हुआ वर्गाकार वाला ये सर्वाधिक है। ऐसे लोथल और देसलपुर में तांबे की मोहर, विविधताएं बहुत थी इनमें, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रतिरूप दिया हुआ है ये उस समय का सर्वाधिक प्रचलित प्रतिरूप है। तो ये सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी और इन पर लिपि और एक जानवर का चित्र अंकित था। ये व्यापार के रूप में व्यापार में प्रयोग की जाने वाली चीज़ है। और इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के आकार है, जैसे बेलनाकार, वर्गाकार, लेकिन वर्गाकार सबसे उपयुक्त आकार माना जाता है। सर्वाधिक जो मोहरें मिली है वो वर्गाकार आकृति की ही हमें प्राप्त होती हैं। अब पुरातात्विक संस्कृति के बारे में दिया गया। संस्कृति की बताते हैं कि वो एक कालखंड है जिसके विशिष्ट गुण है और वो उसी समय में मिलते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम संस्कृति कहते हैं। मतलब एक कालखंड की विशेषताएं हैं, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? उस समय की संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा काल, जो हड़प्पा संस्कृति का काल दिया हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है, यानी विकसित हड़प्पा काल बोला जाता है इसको। इसमें हड़प्पा काल जो हड़प्पाई संस्कृतियां हैं उसने विकास किया था। इससे पूर्व यानी 2600 ईसा पूर्व से पूर्व को प्राक हड़प्पाकालीन या पूर्व हड़प्पाकालीन कहा जाता है। और 1900 ईसा पूर्व के बाद की जो चीज़ें हैं उनको उत्तर हड़प्पाकालीन कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है एडी और बीसी के बारे में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनो, एडी और बीसी। अभी वर्तमान में जो काम में लिया जाता है वो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा।
कॉमन एरा यानी सी और बिफोर कॉमन एरा यानी BCE का प्रयोग किया जाता है। कॉमन एरा वर्तमान काल को कहते हैं और बिफोर कॉमन एरा जो ईसा के जन्म से पूर्व के काल को कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। अब देखो थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये सिंधु सभ्यता कहाँ मिली है और इसका इलाका क्या है। देखो सिंधु सभ्यता हमें नाम से पता चलता है कि सिंधु नदी के आसपास का इलाके में जो पाई जाने वाली ये सिंधु है, उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। तो इसमें ऊपर ही ऊपर आप जो इलाका दिया हुआ है कश्मीर का मांडा, ये उत्तरी भाग का सबसे मतलब उत्तरतम बिंदु इसका माना जाता है। और महाराष्ट्र का देमाबाद यहाँ नीचे की ओर है जो इसका दक्षिणतम क्षेत्र माना जाता है। आलमगीर पूर्व में है और सुत कांगेडोर है जो पश्चिमतम भाग माना जाता है। तो ये पूरा इलाका है चतुर्भुजाकृति का, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। पहले जो सिंधु घाटी के अवशेष मिले थे या 1921 में इसकी प्रॉपर खुदाइयाँ शुरू हो गई थी, तो वो क्या है पाकिस्तान वाले इलाके में ज़्यादा मिले थे, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाके रावी और सिंधु के इलाकों में आसपास के क्षेत्रों में इनको खोजा गया। लेकिन बाद में पार्टीशन के बाद में, विभाजन के बाद में जो नई चीज़ सामने आई थी वो एक लुप्त नदी सरस्वती के बारे में जानकारी मिली और उसका क्षेत्र में ये जो कालीबंगा है, बनमाली है, जो भारत में अब खोजे गए वर्तमान में, ये क्षेत्र उन क्षेत्रों से आते थे। तो सरस्वती नदी, इसलिए इसका नाम बाद में क्या पड़ा, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ा। तो पहला इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा वो प्राचीनतम स्थान है जिसके ऊपर जहाँ खोज की गई थी। बाद में इसका नाम पड़ा था सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाके हैं। जो वर्तमान नाम है इसका है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास सर्वाधिक जो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं, जो मनके वगैरह हैं उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर यहाँ देखते हैं आरंभ का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो सभ्यता है क्या वो पहली सभ्यता है? नहीं, इससे पूर्व में भी सभ्यताएं हुआ करती, जिनको प्राक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्व सभ्यताएं भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की जो सभ्यताएं हैं उनको प्राक हड़प्पा सभ्यताएं कहा जाता है। तो हम हड़प्पा से पूर्व सभ्यताओं को, जिनको प्राक हड़प्पा सभ्यताएं कहा जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र की छोटी छोटी सभ्यताएं हुआ करती थी, छोटे इलाकों में हुआ करती थी। हड़प्पा की तरह ही बस्तियां होती, लेकिन छोटे इलाकों में होती थी, उतना नगर नियोजन नहीं था जो विकसित हड़प्पा बाद में। तो इन जो सभ्यताएं हैं और हड़प्पा की जो मूल सभ्यताएं हैं, इसके बीच में गैप भी माना जाता है, क्योंकि इसके बीच में कई स्तर ऐसे आते हैं। हड़प्पा खुदाई होती है तब बहुत सारे स्तरों में खुदाई होती है, 4-5 स्तर, यानी और नीचे खोदते हैं और पुरानी सभ्यताएं मिलती है। तो कुछ सभ्यताएं हैं उनको जला दी गई, वो कालक्रम में भंग पाया जाता है। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यताओं के बीच में कालक्रम भंग है, मतलब बीच में जो गैप है कुछ, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। निर्वाह के तरीके देखो कैसे जीवन यापन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, व्यापारी किस्म के लोग हुआ करते थे। उनके जीवन आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र जो संस्कृतियाँ थी, सभ्यताएं थी, जो हड़प्पा के स्थानों पर ही उन्हीं इलाकों में आई हुई थी और उन्हीं इलाकों में पनपी थी। तो जो निर्वाह के तरीके उनके थे वही हड़प्पाई लोगों ने शामिल किए। जैसे उन्होंने पेड़ पौधों से जो फल वगैरह उत्पाद प्राप्त किए, जानवरों से, मछलियों से मांस प्राप्त किया, भोजन प्राप्त किया, अनाज के लिए वो बीज वगैरह का प्रयोग करते थे और उनसे फसल उगाया करते थे। जो पूरा वनस्पति है उनका अध्ययन भी करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी फसलें बोई होगी, किस प्रकार उन्होंने अनाज प्राप्त किया होगा। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उन पर मिले हुए अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल बोया होगा। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाजरे का क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात के आसपास के इलाकों में बाजरा खूब होता था। और चावल अपेक्षाकृत कम मिले, मतलब मिले तो है लेकिन कम उत्पादन हुआ करता था। इसके अलावा कुछ हड़प्पाई फसलें हैं जिनकी विशेषता, ये काल विशेषता रहा है, जैसे कपास। कालीबंगा से कपास की खेती के अवशेष मिले, कपास के अवशेष मिले।
और अदरक और मटर के प्रथम जो ऐतिहासिक अवशेष है वो इसी काल के मिले हैं। तो मटर वगैरह भी उपजाया करते थे। अब इसके अलावा क्या है, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है जिनसे हमें पता चलता है कि ये क्या है, मांस वगैरह खाते थे, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि शामिल हैं। जैसे बनमाली, कालीबंगा, लोथल, इनमें यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई है जिनमें वो आहुतियाँ दिया करते थे जानवरों की, तो उनकी हड्डियाँ अभी भी मिली है। इसके अलावा कई पालतू प्रकार के जानवर थे जिनका, और कई जंगली प्रजातियों के भी हड्डियाँ मिली, जैसे हिरण हुआ, वरा यानी सूअर हुआ, घड़ियाल हुआ, तो ये भी है। ऊँट की भी कई जगह हड्डियाँ मिली है, लेकिन घोड़े से ये परिचित नहीं थे। ये अपने को ध्यान रखना है। घोड़े के साक्ष्य एक दो जगह मिले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आए तो ये है कि घोड़े और लोहे से परिचित नहीं थे। आगे क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी। अब देखो, कृषि खेती करते थे ये तो स्पष्ट है, क्योंकि इनका अनाज मिला है, अनाज के दाने मिले हैं, बहुत सारी जगह से अनाज के छोटे छोटे भंडार भी मिले हैं, और अन्नागार भी मिले, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनसे अन्नागार मिले, तो इनसे पता चलता है कि वो कृषि करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, तो कृषि कार्य तो होता था, लेकिन कृषि कार्य किस प्रकार होता था, कौन सी विधियों द्वारा छिड़काव करते थे या हल द्वारा बिजाई करते थे, इनकी पूरी जानकारी नहीं है। देखो कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, जैसे मोहरों पर रेखांकन। मोहरों पर जो हल की रेखाएं हैं, जैसे हल बीजते हैं वो सीता कहते हैं ना, हल की लाइनों को, उनका रेखांकन मोहरों पर किया गया, ठीक है। और जोतने के साथ साथ कुछ जो जुताई के जो औजार होते हैं उनका भी पता चलता है कि उनका प्रयोग वो करते थे। जैसे बनमाली है, बनमाली से क्या मिला है, एक मिट्टी का हल मिला है, जिससे वो पता चलता है कि वो हल का प्रयोग करते थे, यानी जो बीज बोने के लिए हलों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा राजस्थान का कालीबंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और जुते भी कैसे, दोहरे जुते हुए, दो फसलें एक साथ की जाती थी जिसमें आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में आती थी, और ये एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के कोण पर वो काटा करती थी, और दो फसलें वो एक साथ प्राप्त किया जाता है, जिसका उदाहरण हड़प्पा के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। फसल कटाई के लिए औजार, तो औजार कैसे होते होंगे, औजार सामान्य रूप से वो धातु के औजार बहुत ही कम हुआ करते थे उस समय। पत्थर के औजार पत्थर की कटाई करते थे, और उसके जो फलक होता था उसके पीछे लकड़ी का डंडा फंसा दिया करते थे, जिससे कुल्हाड़ी जैसी या हंसिया जैसी आकृतियाँ बनाते थे, जिनसे वो कटाई किया करते थे। हालांकि जो धातु के औजार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। देखो सिंचाई, अब हड़प्पाई क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मतलब ऐसी इलाके नहीं है जहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अर्ध शुष्क का मतलब यहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है सोरतुगई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगह क्या मिले, नहरों के अवशेष मिले, इसके अलावा कहीं नहीं मिले नहरों के अवशेष, क्योंकि उस समय की नहरें वो कुछ खाद वगैरह भर गई और उनके अवशेष नहीं मिले। स्पष्ट अवशेष कहाँ से मिले हैं, सोरतुगई से ही मिले हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या किया जाता था, मतलब नहरों द्वारा सिंचाई भी होती थी। इसके अलावा जो प्रचलित सिंचाई की विधि थी वो क्या है, कुओं द्वारा सिंचाई होना। एनीकेट वगैरह बनाते थे और कुओं द्वारा सिंचाई भी करते थे, क्योंकि कुएं बड़ी मात्रा में मिले हैं हड़प्पाई क्षेत्रों से। ये है उस समय के कृषि औजार जो धातु के बने हुए थे। तो धोलावीरा गुजरात में एक जगह है जहाँ से जलाशय के अवशेष मिले हैं, और वो कृषि में नीचे चित्र में देखते हैं अपने जलाशय कैसे, ऐसे जलाशय, ये जल संरक्षण का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जल संरक्षण का उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो धोलावीरा गुजरात में, तो वहाँ से ये जल संरक्षण का उदाहरण मिलता है। और इस जो पक्की ईंटों का बना हुआ जलाशय, इसके द्वारा वो सिंचाई करते थे। इसके अलावा ये दिया हुआ अवतल चक्की किसकी बनी होती थी, आग्नेय चट्टानों की बनी होती थी, और इसके अनाज पीसने के काम में आता था। ये उस समय का कॉमन औजार हुआ करता था, बहुत सारी जगहों से मिला है ये औजार। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
आगे है मोहनजोदड़ो, एक नगर नियोजन शहर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सभ्यता थी वो ग्रामीण नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी, यानी शहर बसे हुए थे। और इनमें ही एक इम्पोर्टेंट शहर है मोहनजोदड़ो। हालांकि इससे पहले हड़प्पा की खोज हो चुकी थी 1921 में, जो दयाराम साहनी है उन्होंने कर दी थी। लेकिन 1922 का जो खोज है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के लरकाना से प्राप्त हुआ, सिंधु के किनारे था। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ भी कहा है। ये अनूठा शहर है, बहुत बड़ा है, हड़प्पा से भी बड़ा शहर है। और इसके जो मतलब पुरातात्विक जो स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो बहुत ही सुरक्षित है। इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत, जैसे विशाल स्नानागार है, या फिर दुर्ग का इलाका है, सभागार है, पुरोहित का भवन है। तो ये सारी चीज़ें उन नालियाँ है, तो ये बहुत ही मतलब उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसमें मोहनजोदड़ो को लिया गया। अब देखो मोहनजोदड़ो एक टिपिकल उदाहरण, मतलब हर जो हड़प्पाई जो बस्तियां हैं उनमें एक तरह का ही नगर नियोजन है, और उसी का उदाहरण क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा होता था उस समय नगर। ये देखो ये दुर्ग इलाका है और ये निचला है वो नगर इलाका है। देखो ये दुर्ग इलाका है, इसको पश्चिमी टीला भी कहा जाता है, ऊंचा टीला भी कहा जाता है। ऐसे बसे होते थे, एक ऊंचा टीला होता था, दूसरा थोड़ा नीचा टीला होता था, यानी पूर्वी टीला है ये, और ये पश्चिमी टीला है ऊपर वाला। तो पश्चिमी टीले पर दुर्ग होता था और पूर्वी टीले पर आम जनता रहा करती थी। पूर्वी टीले की थोड़ी ऊंचाई कम होती, पश्चिमी टीले की ऊंचाई ज़्यादा होती, इसको दुर्ग टीला भी कहा जाता था। दुर्ग टीला, दुर्ग का मतलब उस समय कोई राजा वगैरह नहीं होते थे, ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए एक सुरक्षित दीवार चारों ओर से दुर्गीकृत किया हुआ इलाका होता था, जिसमें मुख्य मुख्य जो इमारतें होती थी वो हुआ करती थी, जैसे विशाल स्नानागार हुआ, अन्नगार हुआ, ये सारी चीज़ें उनमें हुआ करती थी। तो दो बस्तियों में विभाजित है, ऊंचे वाला बसाया गया है, छोटा लेकिन ऊंचा बसाया गया है। जो दुर्ग है वो छोटा है लेकिन ऊंचा बसाया गया है, और जो सामान्य बस्तियां हैं वो निचले इलाकों में हुआ करती थी। तो ये बड़ी ही मतलब विशाल इलाके हुआ करते थे उस समय। इसका उदाहरण आगे देखेंगे अपने। जो दुर्ग की, देखो भाई निचला स्तर है वो उसको शहर नाम से जाना जाता, उचला वाला होता था दुर्ग नाम से। दुर्ग की ऊंचाई के कारण इसकी संरचना कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग के चारों ओर दीवारों का घेरा होता था और निचले शहर अलग बसा होता था, जो निचले शहर को अलग करती थी। यानी दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी होती थी जो निचले शहर को उससे अलग करती थी। निचले शहर में दीवार का, निचला शहर भी चारों ओर से दीवार का घेरा होता था और एक चबूतरे टाइप में बना होता था, तो कृत्रिम चबूतरा होता था निचला दुर्ग। ये दुर्ग टीला हो गया और ये निचला इलाका है। ये भी मतलब चबूतरा, ये छोटा मोटा चबूतरा नहीं होता है कि अगर एक श्रमिक है वो रोज़ 1 घन मीटर मिट्टी डाले तो उसको 40 लाख दिन यानी 40 लाख श्रमिक दिवसों की आवश्यकता होगी। जो मोहनजोदड़ो का जो निचला जो दुर्ग का इलाका है, जो चबूतरा बना हुआ है, उसको प्लेटफार्म को बनाने के लिए। और इससे ये भी पता चलता है कि इसका नगर नियोजन होता था, पूर्व नियोजित होता था। पहले चबूतरा बनाते थे, दोनों दुर्ग कितनी ऊंचाई पर और दुर्ग टीला होगा, और कितनी ऊंचाई पर जो सामान्य नगरीय यानी शहरी टीला होगा, और उसके बाद में उसमें सड़कें बाद में बनाई जाती, और उसके बाद में उसकी नालियाँ बनती, और अंत में क्या बनते थे, मकान बनते थे। अपनी जो वर्तमान है वैसे गाँव में बसते हैं, वैसे नहीं है कि पहले मकान बनाए फिर नालियाँ बनाई फिर सड़कें बनी। पहले सड़कें फिर नालियाँ और फिर मकान बनते थे, यानी सुनियोजित नगरीय योजना के तहत ये बसाए जाते थे। यही दिया हुआ है कि एक चबूतरे को यथावत बनाने के बाद में शहर के सारे भवन निर्माण चबूतरे पर एक निश्चित सीमा क्षेत्र में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन का मतलब एक प्लानिंग, टाउन प्लान होता था कि शहर को कैसे बसाना है, और उसके बाद में क्या किया जाता था, शहर बसाया जाता था। और इसका अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनमें लगने वाली ईंटों का अनुपात भी निश्चित होता था, तो 1:2:4 होती थी। यानी अगर 1 सेंटीमीटर
ऊंची है तो 2 सेंटीमीटर ईंट चौड़ी होगी और 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। ऐसे इस अनुपात में ही ईंटें लगी हुई है, निश्चित अनुपात है। देखो भाई, नाले निर्माण ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो नाला निर्माण या जो नाले बनाने की जल निकासी की व्यवस्था है, ऐसी समकालीन तो क्या उसके बाद आने वाली जो सभ्यता है, बाद आने वाली बसावटें उनमें भी नहीं मिलती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नालों का निर्माण पहले ही कर लिया जाता था। सड़कों के किनारे पहले नालियाँ बनती थी और उसके बाद में लोग वहाँ बसते थे। नालियाँ बनाने की जो पद्धति होती थी वो ग्रिड पद्धति होती। ग्रिड पद्धति का मतलब ये नाले जहाँ सड़क काटती थी उनमें समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। ये जो मोहनजोदड़ो के अंदर ये जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार नहीं है, ये एक नाली है जो ऊपर से किससे ढकी हुई है, ईंटों से ढकी हुई है। यानी एक आदमी खड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी नाली बनाया करते थे। यानी गंदे पानी की निकासी का पूरा ध्यान रखते थे। ऊपर छत उनकी ढकी होती थी ताकि उसमें से कचरा वगैरह निकालने के लिए ईंटें हटा के बाद में उनमें से कचरा निकालते थे। आगे आगे है गृह व्यवस्था। देखो उनके घर कैसे थे। घर होते थे आंगन केंद्रित, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगन केंद्रित होते थे, आंगन के चारों ओर मकान बने होते थे। आंगन का काम क्या था, शुष्क और गर्म मौसम में लोग वहाँ बैठते थे और जो सामान्य घरेलू कार्य है जैसे कताई है, बुनाई है, ये कार्य किया करते थे। इनकी प्राइवेसी यानी एकांतता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। प्राइवेसी, कमरे ऐसे बनाए जाते थे कि आंगन में बैठा व्यक्ति कमरों में नहीं देख सकता। यानी एक बीच में दीवार बना के बाद में कमरे का गेट बनता था, तो अंदर किवाड़ नहीं होने के बावजूद भी कमरे के अंदर देखना पॉसिबल नहीं था। दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। यानी इसका कोई मतलब आंगन से या बाहर से कोई सीधा सीधा कमरे के अंदर अवलोकन नहीं कर सकता था। घरों के अंदर ईंट का बना, जो ईंटों का फर्श बना होता था और अलंकृत ईंटें भी कई जगह लगी होती थी। स्नानागार यानी बाथरूम भी होते थे घर के अंदर ही। और एक दीवार होती थी जिसके माध्यम से जो सड़क की जो नाली है वो जुड़ी होती थी। यानी घर की कम से कम एक दीवार किससे लगनी चाहिए, सड़क से लगनी चाहिए, ताकि जो घर का गंदा पानी है वो सीधा नाली के अंदर गिरे, घर के अंदर नहीं रहे। तो ये था। और घर के बाहर की तरफ जो कमरा होता था उसमें कुआं होता था, ताकि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पानी वगैरह पी सकें और बाहर का कोई व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सके। और एक विद्वान के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 कुएँ थे। यानी कुओं का निर्माण लगभग हर घर में एक कुआं होता था। ये उस समय का एक घर, आदर्श घर का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये आंगन है, ठीक है। इसके चारों ओर ही है कमरे हैं। कमरों को ऐसे दीवार बीच में बनी होती हैं जिनसे वो अंदर नहीं जा सकते। भाई कमरे के अंदर कौन बैठा है, प्राइवेसी का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। मैके लिखता है कि उस समय जो नालियों की व्यवस्था है वो अभूतपूर्व है। मतलब उससे पहले कोई ऐसी सभ्यता है या फिर उसके बाद की जो सभ्यताएं हैं उनमें इतनी अच्छी तरह से नालियाँ नहीं बनी हुई। उनके ऊपर नालियाँ ईंटों से कवर्ड थी और उनके ऊपर क्या है, उनको हटाने की पट्टिकाएँ होती थी जिनको हटा के उनमें से क्या निकाला जाता था, कचरा निकाला जाता था। तो मैके इस जो सिंधु सभ्यता की जो जल निकासी व्यवस्था है उसकी तारीफ करता है। आगे है दुर्ग। दुर्ग क्या है, दुर्ग कोई व्यक्तिगत नहीं होते थे, ये सार्वजनिक प्रयोजन के स्थल होते थे। यानी सभी लोगों के प्रयोजन। उसमें बड़े बड़े जो भवन होते थे जैसे माल गोदाम, वहाँ अनाज वगैरह रखने के लिए। तो उस समय एक साझी व्यवस्थाएं होती थी कि जो अनाज वगैरह होता था उनकी एक बड़ी गोदामें होती थी जिनमें उनको सुरक्षित रखा जाता था। वो दुर्ग इलाके में हुआ करते थे। दुर्ग इलाका जो होता था वो पक्की हुई ईंटों का बना होता था। और इन ईंटों से बने हुए जो स्ट्रक्चर है वो तो आज भी मौजूद है, लेकिन उनकी छतें नहीं है क्योंकि वो किससे बनी होती थी, लकड़ी से बनी होती थी, जो काल के साथ साथ धीरे धीरे गल गई। देखो मोहनजोदड़ो की एक विशेषता है विशाल स्नानागार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कोई छोटी मोटी मतलब स्ट्रक्चर नहीं है। इसका लगभग जो अपने साइज़ देखते हैं वो 14 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर तक गहरा था। यानी एक स्विमिंग पूल जितना बड़ा स्नानागार था।
जो जलाशय का तल था वो जिप्सम से लेप किया हुआ, बिटुमिनस से लेप किया हुआ, ताकि पानी लीक नहीं हो। उसके उत्तर और दक्षिण में ईंटों की जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और एक कुएं उसके पास में ये कुआं था जिससे वो पानी सप्लाई उसमें जाता था। ठीक है, उसके एक और छोटे छोटे दो पंक्तियों में 8 छोटे स्नानागार भी बने हुए थे, और इन स्नानागारों का जो उपयोग था वो सार्वजनिक मतलब जो उनके उत्सव वगैरह होते थे उनके लिए वो उपयोग में लेते थे, या अनुष्ठानिक विशेष अनुष्ठान पर उनको प्रयोग में लिया जाता था। उसमें सारे जो नगर के लोग थे उनको स्नान किया करते थे। और ये जो 8 जो छोटे स्नानागार हैं इनका शायद यही उद्देश्य थे कि महिलाएं वगैरह जो है इनमें स्नान उस समय किया करती थी, धार्मिक स्नानों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये विशाल स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में। आगे क्या है, समाधान। समाधान इस संस्कृति की विशेषता है। देखो, इस समय की समकालीन संस्कृति थी जो मिस्र वगैरह में थी, और इन उनसे और ये जो अपने सिंधु सभ्यता है उनमें थोड़ा अंतर है। मिस्र में फ़िरौन के लिए समाधान होता था, वो किस में होता था, पिरामिडों में होता था। वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत पैसे लगते थे, उस समय खर्चीली व्यवस्था। ऐसे अलंकृत समाधान हमारे यहाँ नहीं होते थे। हमारे यहाँ तीनों तरह के समाधान होते थे, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। जो सबसे प्रचलित समाधान की प्रक्रिया थी वो कौन सी थी, मतलब एक गड्ढा खोद के उनको दफनाने की प्रक्रियाएँ थी। कालीबंगा में तो दफनाने के लिए जो कोफिन वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, ताबूत कहते हैं, उनकी भी लकड़ी के बने हुए ताबूत भी मिले हैं। तो उनसे एक चीज़ है, समाधान का जो कब्रें क्यों खोदी गई, समाधान से पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, लोग कैसे थे, धनवान थे, गरीब थे। तो उससे क्योंकि समाधान के साथ जो राजकीय समाधान हुआ करते थे उनके साथ संपत्ति दफनाई जाती थी। पिरामिडों में जैसे मिस्र के फ़िरौन में होता था, वैसे हमारे यहाँ भी पारलौकिक जो अस्तित्व है, यानी इस लोक के बाहर कोई लोक है और उसका अस्तित्व मानते थे। और ईंटों के गर्त में जब व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ उसकी जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनको, जैसे आभूषण हो गया, उसके श्रृंगार की चीज़ें हो गई, और ऐसी चीज़ें उसके साथ दफनाई जाती थी। जैसे ये इधर साइड में बना हुआ है, ये क्या है, तांबे का उस समय का दर्पण है जिसको लोगों के साथ में दफनाया जाता था। इसके अलावा महिला और पुरुष के साथ युगल समाधान का भी अवशेष मिलता है जो लोथल में मिलता है, और उस समय की शायद सती प्रथा जैसा ही होगा, यानी सती प्रथा के प्राचीनतम अवशेष भी इसको मान सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों की जो कब्रें होती थी उनमें उनके आभूषण साथ में दफनाए जाते थे। 1980 के अंदर हड़प्पा के कब्रिस्तान की खुदाई की गई और उसमें एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख और 3 छल्ले, जास्पर जो बहुमूल्य रत्न था, ऐसी चीज़ें, और उसके आभूषण वगैरह और ऐसी चीज़ें, दर्पण जो उसके रोज़मर्रा की थी, उनको दफनाया गया था। यानी वो उस पारलोक में भी विश्वास किया करते थे। आगे विलासिता की वस्तुएं, देखो बहुत सारी चीज़ें निकली है उसमें हड़प्पा में से। कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे चक्कियाँ, मर्द भांड, सुइयाँ, झाव, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे फयांस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फयांस एक प्रकार का मटेरियल है जिससे वो चीज़ें बनी होती थी। इसमें बालू है, कुछ चिपचिपे पदार्थ, रंगों का मिश्रण से एक बहुत ही चिकना और शानदार मतलब बर्तन बनाया जाता था। और ये छोटे छोटे बर्तन होते थे जो सजावट के काम में आते थे और शानो शौकत के प्रतीक हुआ करते थे। अब शानो शौकत के प्रतीक कैसे हैं ये, क्योंकि ये इनका जो मिलना है वो कहाँ है, बड़े बड़े शहरों में, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। छोटी जो बस्तियाँ हैं इनमें नहीं मिले। और दूसरी चीज़, इनको वर्गीकृत किया गया जैसे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं और जो मतलब सजावट की या विलासिता की चीज़ें हैं, तो इनका वर्गीकरण भी वैसे स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। कुछ दैनिक जीवन की चीज़ें हैं जैसे मृदभांड वगैरह है, उनको इतना सजाया गया है कि वो भी कैसी लगती हैं, विलासिता की चीज़ें लगती हैं। तो इनके लिए मिट्टी, जास्पर वगैरह और ऐसी जो बहुमूल्य रत्न हैं उनसे जड़े हुए बहुत सारी मर्दभांड वगैरह या फिर सजावट की चीज़ें उस समय प्राप्त हुई है। यानी उस समय लोग मतलब शौकिया हुआ करते थे, नगरीय थे और बहुत सारी अपने जीवन में
विलासिता की चीज़ें का प्रयोग किया करते हैं। सोना चांदी भी मिले हैं कहीं कहीं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं मिले हैं। स्वर्ण आभूषण भी कहीं कहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है शिल्प उत्पादन। देखो भाई, शिल्प उत्पादन, उस समय शिल्पकारी के लिए अलग शहर होते थे। उसका एक उदाहरण अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि मोहनजोदड़ो, जिसका जो आकार था वो है 125 हेक्टर, उसकी तुलना में बहुत ही छोटा सा एक जगह है जो केवल 7 हेक्टर में बसा हुआ है, चहुंदड़। वो क्या है, उस समय शिल्प निर्माण का या कारीगरी का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। तो शिल्प निर्माण का जो उद्योग है वो क्या है, उनके लिए पर्टिकुलर शहर होते थे। ऐसे नहीं कि किसी शहर में शिल्प निर्माण नहीं होता था, लेकिन बहुत सारे पर्टिकुलर शहर ही ऐसे थे जो शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे चहुंदड़ो हो गया, जैसे लोथल हो गया, उनमें धातुकर्म, कटाई, मोहर, शंखों की कटाई, मनके निर्माण, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। जो मनके हैं उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सबसे ज़्यादा मिले हैं और इनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। अलग अलग पत्थरों से बने हैं, जैसे कार्नेलियन है, कार्नेलियन का गुजरात से आने वाला है, स्पेटिक बाहर और जैस्पर उस समय बहुत ही बहुमूल्य चीज़ मानी जाती थी। क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, इन चीज़ों के बने होते थे। इसके अलावा धातु के बने होते थे, जैसे तांबा, कांसा और शंखों के, फयांस, मिट्टी से बने हुए बहुत सारे तरीके के मनके हुआ करते थे। कुछ मनके ऐसे होते थे जो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, तो उनकी कला बहुत ही शानदार थी। कुछ मनके ऐसे हैं जिन पर सोने की टॉपिंग्स की जाती थी या फिर चांदी की टॉपिंग्स, यानी अलग अलग धातुओं की उन पर परतें चढ़ाई जाती थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चक्राकार, बेलनाकार, गोलकार, ढोलकाकार, ऐसे बहुत सारे उस समय मनके आकार में होते थे। जो बेलनाकार मनके हैं ये सर्वाधिक मिलने वाले मनके हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से 2-3 सेंटीमीटर लंबा मनका मिला है, तो उससे मतलब आकार में भी बहुत बड़े और विविधतापूर्ण होते थे। तो इसको अगर उस समय के हथियारों, औजारों से बनाया जाए तो उसको निर्माण में 2-3 दिन लगते थे, यानी उनकी कीमत उनके बनाने से होती थी। ये नीचे कुछ मनके वगैरह दिए हैं, जैसे ये ढोलक जैसा है, कुछ बेलनाकार है। ये बेलनाकार बहुत उस प्रचलित मनका था उस समय का। आगे है मनकों की तकनीक। अब देखो, मनके मिले हैं, बहुत सारे मनके मिले हैं और उनको हमें पता है कि इन मनकों को सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर से बनाया जाता है। कई बार पत्थर को पीस कर उसका चूर्ण बना लिया जाता है, फिर उनसे सांचे में डाल के मनका बनाया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि उस पत्थर को काटा जाता, तराशा जाता और फिर उसकी घिसाई वगैरह करके पॉलिशिंग करके मनका बनाया जाता। 2-3 तरीके हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर उन कौन से तरीक़ों का प्रयोग करते हैं उनकी जानकारी नहीं है। कई जगह से हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके द्वारा इन मनकों के बीच में धागा पिरोने के लिए, छेद करने के लिए मशीनें या औजार प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विकों द्वारा किए गए प्रयोगों से दर्शाते हैं कि कार्नेलियन लाल रंग के, पीले रंग के कच्चे माल के रूप में उपयोग विभिन्न चरणों के मनकों को आग में पकाकर बाद में पत्थर से तोड़कर, ये तरीके बताए हुए हैं कि कुछ ऐसे मनके थे जिनको मतलब पत्थरों को आग में पकाकर बाद में उनको काटा, तराशा जाता था। कुछ पत्थरों को तोड़कर कुछ बारीक चूर्ण बना के उनको सांचे में घाल के बनाया जाता था। कुछ पॉलिशिंग वगैरह करते थे। छेद निकालने के औजार कहाँ से मिले? लोथल और चौंदड़ों में और धोलावीरा में बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले हैं जिनसे इन मनकों के बीच में छेद निकाला जाता है। इनके अलावा शंख से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, कच्छियाँ, पिच्चकारी वस्तुएं शामिल हैं। चौंदड़ो और लोथल ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, उस समय के उत्पादन के बड़े केंद्र हुआ करते थे और जो बाज़ार हुआ करते थे, यानी बिक्री कहाँ होने जाते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बिक्री होने जाते थे। उत्पादन की पहचान, तो कैसे पहचान की कि हमें ये उत्पादन केंद्र हैं? कैसे पता चला कि लोथल, चौंदड़ो ये उत्पादन केंद्र है? तो बहुत सारा कच्चा माल आता था, जैसे शंख आते थे, बहुत सारे प्रकार के रत्न, वो आभूषण बनाने के जो पत्थर, बहुमूल्य पत्थर आते थे, तो उनको काटा जाता था, तराशा जाता था। उनका कचरा क्या है, वहाँ उस इलाके में रह जाता था और उसी आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि यहाँ किसी समय क्या रहा होगा, बहुत बड़ा जो उत्पादन केंद्र है मनकों का वो रहा होगा।
जो इसका अगला भाग है प्रथम चैप्टर का, वो अगले वीडियो में किया जाएगा। कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।